Good morning, students. I welcome you to my shorthand channel, विहान शॉर्टहैंड कोचिंग। इसमें आप पिटमैन शॉर्टहैंड के लेसन से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहता हूँ जो कि एक पिटमैन शॉर्टहैंड का स्टूडेंट जो कि बिगनर है, चाहे अभी उसने पीबीटीडी की एक्सरसाइज देखी है या कुछ एक्सरसाइज कर चुका है, उसे जो चीज़ें जाननी चाहिए वो मैं बताऊंगा। आपको कभी भी पेन यूज़ नहीं करना है डिक्टेशन या शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के टाइम। सिर्फ पेंसिल से लिखिएगा, क्योंकि पिटमैन शॉर्ट हैंड में कुछ लेटर्स जिनको कि हम कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक कहते हैं, वे दो दो हैं। एक हल्का होता है, दूसरा गाढ़ा। जैसे कि पी पी जो है उसको आप लिखेंगे बहुत लाइट हल्का, और उसके साथ आएगा बी। बी को डार्क बनाया जाएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम स्ट्रेस के साथ, जोर के साथ बोलते हैं। अब पी में हमारा जोर कम आता है, पी, इसलिए वो हल्का है। बी में बी लंबा खींचते हैं तो इसलिए डार्क है। उसके बाद देखिए टी और डी। डी में ज़्यादा जोर दिया गया तो डी डार्क है, इसलिए टी जो है वो लाइट। अब चे जे चे जो है वो लाइट स्ट्रोक है और जे डार्क है। उसके बाद के गे गे में लंबा खींच रहे हैं, इसलिए के जो है वो लाइट स्ट्रोक है, गे डार्क है। लेकिन अब हल्के और डार्क का फर्क पेन के साथ आप लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि देखा होगा आपने पेन जब आप लिखते हैं तो सारा जो कुछ आप लिखते हैं उनका सबका इम्प्रेशन या तो हल्का होता है या डार्क, वो पेन पे निर्भर करता है। इसलिए हमेशा पेंसिल का यूज़ कीजिए, और हमेशा अपने पास 3-4 पेंसिल या 5 पेंसिल रखिए कि एक ही अगर निब टूट जाती है तो उसको आप शार्प करने का टाइम नहीं होने के कारण यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए फटाफट पेंसिल चेंज कर लीजिए। और ज़्यादा नुकीली छीलना गलत है। उसको इतना छीलिए कि ना तो ज़्यादा नुकीली हो ना ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि जब आप डार्क स्ट्रोक लिखने के लिए थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो हल्का से चोंच टूट जाएगी और आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। आपने जब भी कोई गलती की, क्योंकि गलतियां तो होना ज़रूरी ही है, जब आप सीख रहे हैं तो गलती करेंगे। जब आप सीख साख के स्टैंडो बन जाए गलती करेंगे तो बुरी बात है। इसलिए आप रबर को अपने से दूर रखिए, क्योंकि रब करने का स्टैनो के पास टाइप नहीं होता है, और ज़्यादा काटा पीटी करने से स्ट्रोक बिगड़ जाते हैं, राइटिंग भी बिगड़ जाती है ट्रांसक्राइब करने में, जिसको कि लोग ट्रांसलेट कह देते हैं। शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में टाइप करना शॉर्ट हैंड का ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो आपने जो वर्ड या लेटर गलत लिख दिया उसके ऊपर एक छोटा सा राउंड बना के उसको उसके घेरे में डाल दीजिए, ताकि जब आप उसको पढ़ें या टाइप करें तो उसको आप छोड़ सकते हैं आसानी से। उस पर क्रॉस वॉर लगाना मिटाना बहुत गलत है। अभी आपने
जो भी सीखना है उसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी लिखने में। अभी आप बार बार लिखिए पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, इस तरीके से आप आधा पेज भी भर दें तो ये भी बहुत कम है। क्योंकि एक स्टेनोग्राफर के लिए उसकी आउटलाइन, जिसको कि हम कंसोनेंट से ज्वाइन करके बनाते हैं, वो बराबर के साइज की होती है। और आप ना तो पी को या किसी भी स्ट्रोक को बड़ा बनाए ना छोटा, उसको 1 इंच के छठे भाग जितनी आपने लेंथ रखनी है। कोशिश कीजिएगा कि लाइन के ऊपर जब आप लिख रहे हैं तो ऊपर की लाइन में कुछ भी टच ना हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर की लाइन में टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और आप शॉर्टहैंड की नोटबुक या स्टेनो की पेंसिल अभी मत खरीदेगा, फालतू का खर्चा करना बेकार है। आपको नॉर्मल जो एचबी की पेंसिल आमतौर पर यूज़ की जाती है या कोई और कंपनी के, उसको आप यूज़ कीजिए। और स्टेनो की पेंसिल मत लीजिए। स्टेनो की पेंसिल आपको आपके ऑफिस से मिलेगी जब आप स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। उसके बाद आपने शॉर्ट हैंड की नोटबुक भी नहीं खरीदनी, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है कि प्रैक्टिस में कम पड़ जाती हैं और बड़ी महंगी आती हैं, इसलिए आपके पास ढेर लग जाएगा यूज़ की हुई कॉपियों का। इसलिए आप एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लीजिए। अगर आप बड़े वाला रजिस्टर लेते हैं जो कि काफ़ी थिक होता है तो काफ़ी दिन चलेगा। उसका कागज़ ज़्यादा डार्क कलर का ना हो, जैसे ब्राउन हो जाते हैं या रफ रजिस्टर, वैसे नहीं लीजिए। सफ़ेद होना चाहिए, चाहे दूधिया ना हो फिर भी सफ़ेद हो। और लाइनों वाला रूल्ड रजिस्टर लेना, अपने प्लेन पे शॉर्टहैंड नहीं लिखी जाती है। उसके बाद जैसे ही आप शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस शुरू करें तो साथ में उसी टाइम टाइपिंग सीखना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप घर पे कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह पे या टाइपराइटर पे सीखना चाहते हैं तो बाज़ार से आपको टाइपिंग की किताब मिल जाएगी जिसमें ASDF और सेमीकोलन LKJ, अगली एक्सरसाइज ASDFG, सेमीकोलन LKJH ऐसी मिलेंगी। उनको लाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। 1 1 घंटा आपने टाइप करना है। और टाइपिंग की किसी भी एक्सरसाइज को आप कम से कम 2 या 3 दिन खूब करें ताकि आपकी उंगलियों पे बैठ जाए। शॉर्ट हैंड जब तक आपकी तैयार होगी टाइपिंग की स्पीड बन जाएगी। और आपको ऐसा नहीं करना कि पहले आप शॉर्ट हैंड सीख लें फिर बाद में टाइप सीखें। तब तक आपकी जो सीखी हुई शॉर्ट हैंड है उसकी मेमोरी आप में कम हो जाएगी, प्रैक्टिस कम हो जाएगी। इसलिए दोनों को साथ साथ चलने दीजिए। और शुरू शुरू में जो कुछ आप वर्ड रिलेटेड या एक्सरसाइज करें उनको कृपा करके टाइप राइटर पे प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो टाइपिंग ही सीखिए। आप एक्सरसाइज की जो आपने किताब ली है उसी पे ध्यान दीजिए, कभी कुछ टाइप मत कीजिए। मेरे कोचिंग सेंटर में लोग आके मम्मी पापा बहन भाई मामा मामी चाचा का नाम टाइप करने लगते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। लेकिन मैं याद करता हूँ कि मैं भी तो ऐसे ही करता था। अगली बात यह है कि आप 1 घंटा शॉर्ट हैंड की डेली प्रैक्टिस कीजिए और उससे ज़्यादा का टाइम मत दीजिए ताकि बोर होने से बच जाएं। और कोशिश कीजिए कि यदि आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह ना पढ़ सके तो दोपहर को या शाम को ज़रूर पढ़ें,
या सारा दिन ना पढ़ सकें तो सोने से पहले 1 घंटा इसको ज़रूर दें, क्योंकि ये आपके कैरियर का, नौकरी का सवाल है। और याद रखिए, स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होती है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है। जो पीएन वगैरह होते हैं, चपरासी वगैरह, वो तक सोचते हैं कि मैं स्टेनो बन जाऊं। सरकारी ऑफिस में ऐसा देखा है। मैं आर्मी में था और पर्सनल असिस्टेंट था, तो लोग जो थे क्लर्क वगैरह भी मेरे से स्टेनोग्राफर या प्रोफेसर बनने का रास्ता पूछते थे। एनटीपीसी में मैंने आर्मी से आने के बाद स्टेनोग्राफर की सर्विस की, तो वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर में से शॉर्ट हैंड सीखते थे। मेरा अपना कोचिंग सेंटर भी है, और आर्मी में भी मैं 2 साल एज एन इंस्ट्रक्टर भी हमारे स्कूल में मैंने पढ़ाया है। मुझे इसका बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपको तो एक्सरसाइज के कई सेंटेंस याद हैं। तो ध्यान से पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, और जितने स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं या शॉर्ट हैंड पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं शॉर्ट हैंड की, पिटमैन साहब की ओरिजिनल बुक, जिसका टाइटल है पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की, वो रिकमेंड करता हूँ। मैंने खुद इसी किताब से पढ़ा था। आर्मी में भी हमारे यही चलती थी, और मैं अब भी अपने कोचिंग सेंटर में इसी बुक को यूज़ कराता हूँ, क्योंकि शॉर्ट हैंड की बहुत अच्छे अच्छे राइटरों की किताबें हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं ना। मेन स्विच से सब ने अपना अपना बल्ब जला रखा है, तो कॉपीराइट कंटेंट के चक्कर में वो कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सीधा कर भी देते होंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। किताब लीजिए, उसके अंदर जो पीछे जो की दे रखी है उसको कृपा करके भूल जाइएगा कि वो भी अटैच है। जो कुछ प्रॉब्लम आए उसको अपने दिमाग से सॉल्व कीजिएगा। सोचिएगा कि इसको आपने पीछे कौन से चैप्टर में पढ़ा है, क्या था। यदि याद ना आए तो कृपा करके उस एक्सरसाइज या चैप्टर को रिवाइज करिए। की मत करिए, क्योंकि की जो है एक ढाबा है जहाँ से आप घर से गए और खाना खा के आ गए, आपको खाना बनाना नहीं पड़ा। जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना आपका दिमाग स्टेनोग्राफर के लिए फिट होगा। और ध्यान दीजिए, हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति की पोस्ट से ऊंची कोई पोस्ट नहीं है। अगर जो उनका स्टेनोग्राफर या रिपोर्टर होता है, उनके टेबल के पास 4-5 मंत्री खड़े भी होते हैं, आईएएस अफसर खड़े भी होते हैं, आईपीएस अफसर खड़े भी होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय अपने स्टेनोग्राफर को कहते हैं प्लीज सिट डाउन एंड टेक दिस डिक्टेशन। अब वो हिंदी में बोले, इंग्लिश में ये नहीं कह सकता कि हंसने की बात नहीं है। खैर, आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आपको एशिया, यूरोप, जहाँ भी चाहें आप जाके किसी भी देश में इंग्लिश के स्टेनोग्राफर लग सकते हैं। हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसके जो आशु लिपि है उसको सरकारी ऑफिस में एज ए फॉर्मेलिटी यूज़ किया जाता है। इसलिए कृपा करके हिंदी के स्टेनोग्राफर बनने से अच्छा इंग्लिश कीजिएगा, ताकि आपको बहुत बड़ा फील्ड अपनी चॉइस के लिए मिले। हर एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस कीजिए। पिटमैन साहब ने पैराग्राफ वाइज सब रूल दे रखे हैं। रूल
उसके आगे उन्होंने हेडिंग या टाइटल डाला है, उसके अगर उसको एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप कई कई बार प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रामोलॉग आएंगे 11 नंबर की एक्सरसाइज से ऊपर आपको छोटी सी एक अलग से एक्सरसाइज ग्रामोलॉग की मिलेगी, जिसमें ए एंड द, ऑल, टू इत्यादि इत्यादि दे रखा है। ग्रामोलॉग आगे कॉन्टेक्शन आएंगे। आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पीड बनाने के लिए ये एक शॉर्टकट जैसा समझिए आप। दूसरे शॉर्टकट से आप जाएंगे तो रास्ते में कांटे, पत्थर, कीचड़, नदी नाले मिलेंगे, लेकिन शॉर्टकट में कोई बाधा नहीं आएगी और इससे आपकी स्पीड 120 की बहुत आराम से बन जाएगी। अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। आप इस YouTube चैनल विहान शॉर्ट एंड कोचिंग को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल का बटन ऑन कर दीजिए सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो कुछ मैं अपने वीडियो में बताता हूँ उनमें कोई छल कपट नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ही का फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसलिए मेरे हर बात पे ध्यान से आप चलिएगा और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। आप यदि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाला कहीं ज्वाइन नहीं किया, तो आप अपनी किताब में उस वीडियो के लेसन को खोल के ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में एक पेज पे दिया हुआ 100% कोई भी यूट्यूबर शॉर्ट एंड कोचिंग करने वाला नहीं दे पाएगा, सिर्फ आपको हिंट दिए जाएंगे। इसी में आपकी भलाई है कि आप खुद खाना बनाएं और उसको खा के स्वस्थ रहें, ऐसी स्टेनोग्राफर का है, ठीक है। ये नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो देखा और बंद करके सो गए और रात को उसी के सपने आपको आते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे। आपको शॉर्ट एंड रजिस्टर पे जहाँ भी जगह मिले, कहीं भी मिले, अखबार के कागज़ पे जगह हो, उस जगह को आप लिख लिख के काला कर दीजिए। एक ही जगह पे एक आउटलाइन को बनाती रहिए। आपने ज्वाइनिंग सीखनी है, उसके बाद वावल सीखने हैं। वावल करने के बाद उनको बिफोर, आफ्टर, इंटरवेनिंग वावल, डिप्थोंग, ट्राइफोन, दुनिया भर की चीज़ें हैं। सर्कल एस जी, स्ट्रोक एस जी, एस टी आर लूप, एस टी लूप, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, लेकिन खबरदार जो आपने जो पढ़ रहे हैं उसके अगला पेज भी खोल के देखा तो आप डर जाएंगे। और डर के आगे जीत है कहते हैं ना, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मेहनत होती है। समझे, इस चीज़ को, कहावत को ठीक कर लीजिएगा। और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कंपटीशन की तैयारी करनी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।